हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रभात इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मकर संक्रांति है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज हल करते हुए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि विद्युत धारा के नाम से है, इसके आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न और संभावित आने वाले प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी कॉपी पे लेके बैठ जाइए क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में हमारा वो है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये हुए आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, तो हमें पता है जो आवेश होता है यानी कि जो चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी यानी कि उसके अधिक होने या उसके कम होने के परिमाण स्वरूप होता है। तो अगर मैं इसी की बात करूं कि जो आपका धारा के रिस्पेक्ट में जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I = Q/T, या बोले तो धारा के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक तो फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला आपका होता है Q वाला फॉर्मूला। Q = क्या होता है, Ne होता है, जहां पे Q मतलब क्या, किसी वस्तु पर जो उत्पन्न हुआ आवेश है उसको हम Q बोल देते हैं। E मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका बराबर था। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सबको पता है ये बात, ठीक है। और हमें पता है जो N होता है, ये N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, आपको ये वाली बात ये भी याद रखनी है। अब अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं तो हमें पता है कि अगर हमें आवेश दिया रहा है, बोला कि एक कूलाम आवेश, तो कूलाम आवेश दिया गया है, तो एक कूलाम को और हमें n की वैल्यू निकालनी है। बोला कि भैया बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जब हम इसको हमें n निकालना है तो n के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए आपको उसका आंसर याद रखना है कितना होता है, ये 6.25 × 10⁻18। ठीक है, 10⁻18, यानी कि अगर आपको एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, आपको विस्थापित करना पड़ेगा किसी भी पदार्थ से। समझ में आ गई बात। तो हमें जो उसका आंसर चाहिए वो क्या आंसर है हमारे पास, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे बोलता है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। ठीक है, एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर होता है किसी भी परिपथ, विद्युत परिपथ में जब हमें विद्युत धारा की मात्रा नापनी होती है तो हम किस डिवाइस से नापते हैं, हम एमीटर से नापते हैं। तो देखिए इसकी रेंज बता रहा है, रेंज मतलब क्या है कि कितने एम्पियर तक ये नाप सकता है। तो कितना एम्पियर तक नाप सकता है, 0.3 एम्पियर तक नाप सकता है। और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या कितनी है, 30 है। तो बोलता है कि एमीटर का अल्पतनांक बताइए, यानी लीस्ट काउंट बताना है आपको। तो देखिए लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, तो देखिए लीस्ट काउंट की अगर बात करें, लीस्ट काउंट यानी LC, तो LC का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। LC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, रेंज यानी कि परिसर अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एमीटर के लिए जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो क्या है, रेंज अपॉन डिविजन्स। तो देखिए यहाँ पे रेंज जो दी गई है हमें वो कितनी है, 0.3, और जो डिविजन्स कितने दिए गए हैं हमें, 30 डिविजन्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, बताइए डिवाइड करिए, इससे कितना आएगा, तो हम जब से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, तो 0.01 एम्पियर। आपको ये वाली बात याद रखनी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.01 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आया था कि आवेश का एक कूलाम आवेश, तो कूलाम मतलब समझ जाइए कि कूलाम क्या है, आवेश की SI मात्रक है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कूलाम कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी, तो कूलाम इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। तो देखिए अतिभारण के समय, आपको पता है अतिभारण मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम में हम बहुत सारे डिवाइसेस को लगा देते हैं तो क्या अपनी करंट की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप घर में आपके जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, पंखे, कूलर या फिर टीवी,
है ना, या फिर आपका आपका कुछ और अलग डिवाइसेस हो गया, हीटर हो गया, तो ये सब जो लगे होते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, यानी कि सीरीज में लगे हुए होते हैं। तो अगर ये सीरीज में लगे होंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सीरीज में लगे होने का मतलब क्या है कि इन सबको समान मात्रा में क्या मिलता है, करंट मिलता है, इसलिए सीरीज में लगे होते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अतिभारण के समय मतलब क्या है, आप बहुत सारे डिवाइसेस लगा देंगे तो क्या सबके करंट की वैल्यू अलग लग जाएगी, नहीं। श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है ताकि सबको करंट की मात्रा क्या मिले, सेम मिल सके। तो हमने क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्या वो विद्युत की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी, नहीं कम तो नहीं होगी, क्या बढ़ जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या भाई, हम इसलिए लगाते हैं ताकि करंट सबको समान मिले। अगर करंट सबको समान मिलेगा तो क्या होना चाहिए, करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिवर्तन कोई भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वोल्ट कहलाता है, देखिए वोल्ट जो होता है और वो पता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अगर ये विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो उसका मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है विद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q0, ये फॉर्मूला होता है विद्युत विभवांतर का। अब देखिए इसमें जो आपका V मतलब क्या है, विद्युत विभवांतर, यानी कि ये उसका वोल्टेज वोल्ट होता है। हमारा जो W होता है, W मतलब क्या, कार्य, वर्क, तो इसको किस में लेते हैं हम, हमेशा जूल में लेते हैं, जूल में लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका चार्ज होता है वो किस में आता है, हमेशा कूलाम में आता है, ठीक है। आवेश क्या है, कूलाम में आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये एक है, ये एक कब होगा, जब ये दोनों एक एक होंगे, ठीक है भाई, एक जूल एक कूलाम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइड करके इनको आएगा एक जूल पर कूलाम। बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि एक वोल्ट में कितने होते हैं, एक जूल पर कूलाम भी हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए मैं थोड़ा आपको इसको डिस्कस कर देता हूं आपसे। आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है उसको समझिए आप। देखिए हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपका जो एमीटर होता है, एमीटर, ठीक, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको। एमीटर जो होता है वो हमेशा किसमें जोड़ा जाता है, आपको याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ताकि करंट की मात्रा, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है करंट की मात्रा को नापना। तो मैं इसको ये भी लिख देता हूं यहाँ पे, क्या करना है, ये है ना, धारा की मात्रा को नापना, धारा यानी कि I, विद्युत धारा I को मापना, ठीक है, मेजर करना है इसको। और ये सोचिए, देखिए अगर किसी भी परिपथ में अगर करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, तो हमें अगर उसको मापना है तो हम क्या चाहेंगे कि भाई एमीटर का जो रेजिस्टेंस हो क्या हो, कम से कम हो, ताकि इसको प्रॉपर मात्रा में क्या मिल सके, आपको करंट मिल सके और ये एक्यूरेटली उसको नाप सके, ठीक है। मतलब अगर हम किसी परिपथ में I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमें एमीटर का क्या करना पड़ेगा, एमीटर को इस तरह रखना पड़ेगा कि उसको अधिक से अधिक क्या मिल सके, I मिल सके, ताकि वो एक्यूरेटली उसको नाप सके। तो हम क्या वो चाहेंगे कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में हम इसलिए लगाते हैं ताकि क्या हो, मिल सके हमको जो आपका यानी कि अवरोध होता है, जो अवरोध होता है यहाँ पे वो क्या हो, कम से कम हो। तो याद रखना है इसका रीजन क्या होता है, अवरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम से कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें करंट को इफिशिएंटली और एक्यूरेटली नापना है, ठीक है। तो अवरोध रेजिस्टेंस को कम रखता है, ठीक है। सीरीज में लगाने से क्या होता है, अवरोध को कम रखता है, जिससे करंट एक्यूरेटली हम उसको नाप सकते हैं। तो दो चीजें आपको ये याद रखनी है। वहीं पे इसी केस में अगर मैं आगे बात करूं कि आपका जो आपका दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए होता है बच्चों, तो वोल्ट मीटर आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो काम करता है, वोल्ट मीटर जो आपका काम करता है वो किस चीज के लिए काम करता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसको नापता है, जो किसको नापता है बच्चों, ये नापता है आपके वोल्टेज यानी विभवांतर को नापता है, ठीक है। किसी परिपथ में अगर आपको विभवांतर को मापना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना ये किस क्रम में हमेशा जुड़ा होता है, ये इसके उल्टा यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अब समांतर क्रम में इसलिए जुड़ा होता है ताकि, अब देखिए समांतर क्रम में क्यों जुड़ा होता है, हमें पता है ओम के नियम के अनुसार कि जो हमारा V होता है वो क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अगर हमें V को एक्यूरेटली नापना है तो R को हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक रखना पड़ेगा। R को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अधिक से अधिक रखना पड़ेगा। और अगर आप R को अधिक से अधिक रखें तो क्या होगा, फिर उसके हिसाब से अगर आप श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को अगर लगाते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप R को अधिक से अधिक कर देंगे तो उसके परिमाण स्वरूप क्या होगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी। यानी कि आपका करंट जो होगा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस परिपथ में। अगर I बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, उससे प्रॉपर्ली आपका जा ही नहीं पाएगा करंट।
तो इसको इस मतलब समस्या को उससे हटाने के लिए इसको हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है, आपको ये वाली बात भी याद रखनी है आगे। ठीक है, तो और इसमें क्या होना चाहिए भाई, अवरोध की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, मैं अभी से लिखवा रहा हूं आपको ताकि आप इसका आंसर आगे कर सको। तो अवरोध को क्या कर सके, ये मैक्सिमाइज कर सके, यानी कि अधिक कर सके। ठीक है, अधिक कर सके। राइट स्टूडेंट्स, आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपका आगे वाले क्वेश्चनों में काम आने वाला है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये आपका। चलिए लिख लिया है अगर आपने, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित, अरे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो मुझे बताइए। जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा कि इसमें किसमें जोड़ा जाएगा, तो एमीटर की बात कर रहा है तो वो हमेशा किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = V × I। ठीक है, P = V × I। स्टूडेंट समझ सबको पता है ये वाली बात। तो देखिए एक ऑप्शन तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अगर हम इसकी बात करें V का फॉर्मूला, हमें पता है जो V का फॉर्मूला ओम के सूत्र से होता है, ओम के नियम से होता है, वो क्या होता है, IR होता है। तो अगर हम इसमें V की जगह पे IR पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका IR × I की I से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा ये बताओ, तो ये बन जाएगा आपका I² × R। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला देखिए कहाँ पे बन रहा है, हमको पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर लें तो देखिए हमारे पास जो P का फॉर्मूला फिर से क्या है, वो V × I है। ठीक है, V × I है। अब ये जो V × I है इसको हमें ध्यान से देखना है। तो देखिए V × I के लिए हमने पता है कि I जो होता है हमारा वो क्या होता है, देखिए जैसे V = IR होता है तो I की वैल्यू फिर क्या होगी यहाँ से स्टूडेंट्स, V/R हो जाएगी। सबको ये बात मालूम है। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, P = V × V/R, और ये बन जाएगा आपका V²/R। ठीक है, तो P का जो फॉर्मूला आ गया, एक और आ गया, वो क्या आ गया, V²/R आ गया। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही सबको। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम आगे, न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो आपको फॉर्मूले तीनों लिख के याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला है, P का फॉर्मूला V × I है, पहला फॉर्मूला। कब लगाना है, जब हमें क्वेश्चन में V और I दिया गया होगा और हमसे क्या पूछ रहा होगा, पावर की वैल्यू पूछ रहा होगा। ठीक है, पावर मतलब ऊर्जा पूछ रहा होगा, सॉरी शक्ति पूछ रहा होगा। फिर अगर हमें I और R देता है तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें V और R देता है और पावर की मांग करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 हमें फॉर्मूले दिख गए, ये भी आपका करेक्ट है, बस आपका ये कहीं से कहीं तक करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये निरूपित नहीं करता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहले ही क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कोई मुझे बता सकता है क्या बताया था मैंने ये बताया था कि जो I की वैल्यू होती है वो हमें पता है वो क्या होती है, Q/T होती है। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको कि हमारा जो टाइम का जो SI यूनिट होता है वो कितना होता है, आप बताइए पहले कितना होता है। देखिए इसका जो T का जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है, हमें पता है वो सेकंड होता है। ठीक है, तो आपको टाइम दिया किस में है, आपको मिनट में टाइम दिया गया है, तो हमें करना क्या होगा, पहले हम उसको मिनट में चेंज करेंगे, सॉरी सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए फिर गुलाम कितना, गुलाम यानी कि आवेश कितना है हमारे पास 120 गुलाम, और टाइम कितना है हमारे पास 1 मिनट, बट हमें इसको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 60 मिनट लिख देंगे। ठीक है भाई, 60 सेकंड लिख देंगे इसको, समझ में आ गया। मिनट में नहीं लेना, आपको सेकंड में लेना है। तो देखिए 0 से 0 कट रहा है, यहां से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। भाई आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं मोस्टली उसमें क्या होता है, जिसमें हम सर्किट में यूज करते हैं उस समय प्लस या माइनस का सिंबल दिया गया होता है, ताकि हम उसको क्या कर सके, करेक्ट हम उसको इजीली लगा सके, है ना, बिना किसी दिक्कत के लगा सके। तो आपको पता है एमीटर में, अगर आपने एमीटर देखा हो तो आपको पता होगा कि एमीटर में दो आगे ना, दो उसके क्या होते हैं, गोले सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, जिनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स मतलब आपके धन और वो ऋण चिन्ह वाला दिखाता है। तो ब्लैक वाला आपको पता है ब्लैक और रेड कलर के होते हैं, दोनों के दोनों। वोल्ट मीटर में भी सेम ऐसा ही होता है। और आपको विद्युत सेल की बात करें, आपने जो बैटरी यूज करती हैं आप अपने मतलब टॉर्च में या फिर जिसमें भी आप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें प्लस और माइनस का भी सिंबल होता है।
तो तीनों में प्लस और माइनस का सिंबल होता है, लेकिन कुंडली यानी कि किसमें, कॉइल कुंडली मतलब किसमें, कॉइल या बोले तो सर्किट में, किसी तार में कभी भी क्या होता है, तार में कभी भी प्लस और माइनस का सिंबल नहीं होता, आप उसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी धन और ऋण का सिंबल नहीं दिया गया होता है। इसको जैसे लगाने का मन हो हम वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं कि हम कैसे भी लगा सकते हैं, इनको हमें टर्मिनल के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। चलिए, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर याद रखना है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन, तो लघुपतन क्या होता है, देखिए लघुपतन में क्या हो जाता है कि जब हम इसमें जब हम किसी भी नॉन कंडक्टर को कंडक्टर के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें पता है कंडक्टर मतलब, मैं आपको बता देता हूं, कंडक्टर मतलब सुचालक, और जब उसको हम एक नॉन कंडक्टर से, यानी कि मतलब मान लीजिए आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके साथ आप उसे कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वहां पे, उस केस में हमें पता है कि जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या हो जाएगा भाई, देखिए कनेक्ट करने से क्या होता है कि उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जीरो के हिसाब से हो जाता है। और वो पता है प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा का अपोज करना, धारा को रोकना। और अगर वो रोकना ही नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी लघुपतन का मतलब क्या है, जब हम दो अलग, एक वायर को और एक नॉन कंडक्टर को, या बोले नॉन कंडक्टर सॉरी न्यूट्रल मटेरियल को हम कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यानी जीरो के बराबर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उस केस में क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू आपकी बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए, अभी ओम्स के नियम के अनुसार V जो था वो किसके बराबर था स्टूडेंट्स, आई आर के बराबर था, सबको पता है ये बात। और हमसे R का मान पूछ रहा है, तो R क्या होगा हमारा, V अपॉन में I होगा। अब यहाँ पे जो V की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 220 वोल्ट, और हमें जो I की वैल्यू दी रखी है वो कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए इसका डिवाइड करके आंसर आ रहा है 110, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। आपको पता है रेजिस्टेंस हमेशा किस में आता है, वो हमेशा ओम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 110 ओम। तो ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर प्रतिरोध ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो बताइए तुल्य कितना होगा। देखिए आपको पता है समांतर क्रम में जब भी हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो क्या होता है उस केस में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं समतुल्य होता है, वो किसके बराबर होता है, वो 1/R1 प्लस 1/R2, और से लेकर जितने भी आप लगाएंगे, अगर मान के चलिए आपने n लगा रखे हैं प्रतिरोध, तो 1/Rn के बराबर होता है। सबको ये वाली बात याद होनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला देख लीजिए। बट अगर मैं बोलूं कि बताइए आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, तो आपको क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे। तो देखिए सबको बोला कि जितने भी आपके ये प्रतिरोध हैं अलग अलग, इन सबकी वैल्यू कितनी है, R ओम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R से लेकर कितने बार लिखना है हमें इसको हमें n टाइम्स लिखना है। ठीक है, कितने बार लिखना है इसको, n बार लिखना है। अब उसको देखिए भाई, जब इन सबका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा, इन सब क्योंकि नंबर्स नीचे सेम है तो सबका एलसीएम कितना आएगा, R ही आएगा। और ये 1 को हमें कितने बार जोड़ना है, 1 को हमें n बार जोड़ना है। तो सोचो देखिए, अगर मैं 1 को 10 बार जोड़ूं तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 10 आएगा। अगर मैं 1 को 50 बार जोड़ूं तो कितना आएगा बताइए, 50 आएगा। 1 को अगर हम 50 बार जोड़ें तो 50 आएगा। ऐसे अगर 1 को हम n बार जोड़ें तो कितना आएगा, तो हमें पता है अगर 1 को n बार जोड़ेगा तो ये आएगा n, और सबका एलसीएम नीचे कितना है, सेम है, तो वो n/r हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/R इक्विवेलेंट। बट हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब उसको पलट देना है। पलटने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, R/n आपका थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट, ऐसे आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोला कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों में से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। बताइए कितना होगा उसका मान, 55 ओम विद्युत हीटर की क्या है, प्रतिरोध है। तो देखो R की वैल्यू दे रखी है कितनी, 55 ओम, और इसके बाद दे रखा है कि 220 वोल्ट के स्रोत, तो यानी कि आपकी V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 220 वोल्ट, और पूछ रहा है कि बताइए I का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि हमें पता है जो आई होता है वो होता है ओम के नियम के द्वारा V अपॉन R। तो अगर हम 220 को 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका काट के आपस में, तो आपको याद रखना इसका आंसर कितना आएगा 4 वोल्ट, ठीक है, 4 एम्पियर आ जाएगा। करंट है तो 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसका बताइए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बताइए क्या बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलता है हमसे क्या कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान ज्ञात की, अच्छा मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए प्रतिरोधकता की बात कर लें तो प्रतिरोधकता का हमें फॉर्मूला पता है कि जो आपका R होता है वो क्या होता है, ये रो L अपॉन A के बराबर होता है, जहां पे L मतलब क्या है, L मतलब होती है लंबाई, किसकी, चालक की लंबाई, ठीक है, लंबाई। अगर बात करें ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चालक के ना आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका क्षेत्रफल होता है। चलिए आगे बात करें रो का मतलब क्या, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, क्या होती है, प्रतिरोधकता। अब अगर आपको इसी का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप इसको, तो देखिए आप इसका फॉर्मूला अगर यहां से बनाएं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ए की मल्टीप्लाई इधर करनी है तो R इंटू ए, और L को डिवाइड में लेकर आना तो आपका L डिवाइड में आ गया, बचा इधर सिर्फ ये रो बच गया, यानी प्रतिरोधकता बच गई। अब R हमें पता है, R का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। एम्पियर का क्या होता है भाई, एम्पियर मतलब सॉरी एरिया मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिया जाता है भाई, सबको पता है। और जो आपका L यानी कि लंबाई जो होती है वो हमेशा किस में ली जाती है, वो मीटर में ली जाती है। अगर हम मीटर से मीटर को काटें तो क्या आंसर आएगा इसका, ऊपर बचेगा 1 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को। ये ओम मीटर क्या होता है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होती है, और प्रतिरोध की कितनी होती है, प्रतिरोध का होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध को याद रखना आपको, प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। क्लियर, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। देखिए हमारे घर में जो भी धारा मतलब जो भी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, हमें पता है वो कैसी होती है, वो एसी करंट होती है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो कितने वोल्ट की होती है, हमेशा याद रखना आपको 220 वोल्टेज की होती है। तो आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या होता है, एसी करंट होता है, याद रखना आपको एसी करंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंधित है। तो देखिए ओम्स लॉ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से पूछ रहा है। तो देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल्स टू IR। और देखिए इसमें कौन कौन सा आपका रिलेट कर रहा है, यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा रिलेट करेगा। यहाँ पे आपको देखो, तो देखिए सीधे सीधे तो दे रखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें I की, तो I क्या बन जाएगा हमारा, I बनेगा हमारा V अपॉन R। तो पहले वाला तो भाई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये R अपॉन V दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, R इक्वल्स टू I अपॉन V। हमें पता है अगर हम यहाँ से R निकालेंगे तो वो आएगा आपका V अपॉन I। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, R इक्वल्स टू V अपॉन I बाय द लॉ ऑफ ओम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पावर दे रखा है आपको, कितना है 100 वॉट। याद रखना पावर हमेशा किसमें होती है, वॉट में ली जाती है। तो पावर कितनी है हमारे पास, पावर मतलब शक्ति कितनी है, ये हमारे पास 100 वॉट है। फिर आगे बोलता है कि बताइए इसका वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज दे रखा है इसका कितना, 250 वोल्ट। और पूछ रहा है आपसे कि बताइए प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है आपसे, यानी कि करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए करंट कैसे निकाला जाएगा। तो V, I और P में संबंध क्या है आपको पता है, संबंध होता है V इंटू I। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है I, तो I क्या बन जाएगा आपका, I होगा आपका P अपॉन में V, ठीक, P अपॉन में V। तो इसको लिखेंगे हम P कितना है 100 और V कितना है आपका 250। इसको काटते हैं, चलो काटते हैं। तो 50 से काटेंगे इसको, तो 50 से काटने में कितना आएगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 5, और 2 और 5 को काटने पे आता है 0.4 क्या निकाला, करंट निकाला है ना, तो 0.4 एम्पियर, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, 0.4 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है।
अगर समझ में आ रहा है तो अपने स्टूडेंट, आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देखिए आपको पता है कि जो विद्युत धारा जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है? वो बनती है आवेशों के प्रवाहित होने से। ठीक है, अब आवेश जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी हमारा क्या होता है, वहां पे हम बोलते हैं कि आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होता है। तो आपको पता है कि जो जितने भी आपके चालक मतलब क्या, जितना भी आपका कंडक्टर है मोस्टली, उसमें जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो केवल किस वजह से हो पाती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होती है। आपको याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की जो हम डायरेक्शन लेते हैं, हम जो धारा की जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से बता देता हूं। मैंने ये बोला कि जो आपकी विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के हमेशा उल्टी होती है, हमेशा उसके विपरीत होती है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? देखिए आपसे धारा का मान पूछ रहा है, तो फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि 250 वोल्ट का आपका विभवांतर है और 100 वोल्ट का क्या है आपका? 100 वोल्ट का आपका हो जाएगा ये पावर, आपको पूछ रहा है करंट पूछ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन को किया था, ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, जबकि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 220 तथा 100 वोल्ट अंकित है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? देखिए भाई, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, यानी कि ये क्या है आपका वोल्टेज 220 वोल्ट, फिर पावर दे रखा है कितना? 100 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है आपसे? बोला कि अगर हम इसको कितने पे लगा दें, तो इसका एक्चुअली बल्ब के लिए दे रखा है। ठीक है, बल्ब के लिए दे रखा है। अब बोला कि अगर हम इसको 110 वोल्ट की एनर्जी देते हैं, 110 वोल्ट की हम इसको एनर्जी देते हैं, ये इसकी एक्चुअल है। ठीक है, जिसपे ये मतलब ये काम कर सकता है, बट हमें इसको कितना दे रहे हैं? इसको 100 वोल्ट की एनर्जी दे रहे हैं। तो बोलता है कि 100 वोल्ट मतलब आप इसको वोल्टेज दे रहे हैं, तो बोलता है कि बताइए शक्ति इसकी कितनी होगी? तो देखिए शक्ति का अगर इसकी बात करें तो P कितना, देखो आपको दिख रहा है कि जो आपका P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। P जो होता है वो V के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर V का आधा करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करा है? V का आधा कर दिया है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा? पावर भी इसका आधा हो जाएगा ना। इस हिसाब से देखिए, पहले वोल्ट ये कितने पे ऑपरेट होना चाहिए था? 220 वोल्ट पे होना चाहिए था, बट हम कितना दे पा रहे हैं उसको? बिल्कुल इसका जस्ट आधा दे रहे हैं, तो पावर भी क्या मिलेगी हमको? आधी मिलेगी। ठीक है भाई, जितना लगाओगे उतना ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका वो पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 क्या हो जाएगी? 50 वॉट के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 वॉट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? आर पूछ रहा है, आर। ठीक है, आर पूछा जा रहा है आपसे, और क्या क्या दे रखा है आपको? पावर दी गई है कितनी? 100 वोल्ट, और वोल्टेज दी गई है कितनी? 220 वोल्ट। अब याद करिए, मैंने आपको पावर का फॉर्मूला मैंने 3 बताया था। क्या क्या फॉर्मूले थे? एक था V इंटू आई, कब लगाना था? जब V और I गिवन होगा। दूसरा आपका एक फॉर्मूला था V² अपॉन R, जब आपको V दे रखा है, R दिया है और P दिया है, मतलब इनके बीच में रिलेशन था। हमें क्वेश्चन में VPVR दे रखा है, तो इनका फॉर्मूला हमें पता है, इनका फॉर्मूला एक ही है, वो है V² अपॉन R। ठीक है, हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। हमें निकालना क्या है? R निकालना बच्चों, तो इसको लिखेंगे हम V² अपॉन में P। ठीक है, समझ में आ रहा है? V की वैल्यू कितनी? V की वैल्यू है 220 इंटू 220, स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट P को क्या है? P की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो देखिए यहाँ पे हम 100 से इसे डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए 0 से 0 काटना है, 0 से 0 काटना है, 22 इंटू 22 कितना होता है भाई बताइए? 400 कितना होता है? 484 होता है, तो 484 ओम कहलाएगा ये आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? 484 ओम रेजिस्टेंस आ गया आपका। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करिए। श्रेणी क्रम में बच्चों बताइए, श्रेणी क्रम में जो आपका प्रतिरोध होता है जब उसको जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है जो आपका R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2, क्योंकि 2 ही प्रतिरोध है यहाँ पे, तो हम R1 प्लस R2 लिखेंगे। ठीक है,
अब मुझे बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा, तो हमने बोला जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, तो एक है 1 ओम का और दूसरा है हमारे प्रतिरोध 2 ओम का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 3 ओम के बराबर आ जाएगा। अगर ये 3 ओम के बराबर आ रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम हो गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा कि धारा का मान ज्ञात करिए भाई। अब धारा में पता है धारा क्या होती है आपकी, I = V/R होती है। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई है यहाँ पे, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है हमारा, प्रतिरोध है 3 ओम का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए, 2 एम्पियर का करंट टोटल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओम के नियम का गणितज्ञ रूप क्या है, तो हमें पता है जो आपका V = IR होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि I = V/R भी हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाला आंसर बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखिए V = IR था, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से R किसके बराबर होगा, V/I के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका मापक क्या है, मापक की बात कर रहा है। बताइए किसमें नापते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है ना, उसमें हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो विद्युत विभव क्या है, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि विद्युत विभव को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप मुझे उसका बताइएगा, और उसका SI मात्रक क्या है आपको ये भी बताना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के लिए बराबर होता है। W मतलब आपको पता है, W मतलब क्या है, W मतलब ये वॉट की बात कर रहा है। ठीक है, वॉट यानी पावर। देखिए अगर पावर की बात करें तो पावर के हिसाब से क्या होता है, पावर जो आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम यानी कार्य जितना किया गया है उसको हम समय से डिवाइड कर देते हैं, कार्य होने की दर। अब कार्य जो होता है वो हमेशा जूल में लिया जाता है, हम सबको मालूम है, और जो टाइम होता है वो किस में लिया जाता है, हमेशा सेकंड में लिया जाता है, हम सबको मालूम है। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो वर्क यानी वॉट के लिए, देखो पावर क्या होता है, पावर का हम वॉट लेते हैं, पावर का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। तो वॉट मात्रक की बात कर रहा है, वॉट मात्रक की बात कर रहा है। तो अगर वॉट मात्रक की बात कर रहा है तो ये पावर के लिए लिया जाता है, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, और उसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। और वेरी इजी क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए आगे देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। देखिए ओम का नियम के भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जो आपको याद रखनी है। ओम का नियम केवल तब काम करता है जब चालक को समान ताप और समान दाब में रखा जाता है। क्या क्या, समान ताप और दाब में रखा जाता है, यानी इक्वल टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की बात तो कर नहीं रहा, दाब की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है, जब चाल का ताप अचर रहे, अचर मतलब क्या है, वो बदले ना, है ना, बदले ना। तो मैंने अभी यही बोला आपसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट मतलब क्या है, वो बदले ना। तो हमने दिख गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओम के नियम के लिए जो जरूरी परिस्थिति है वो क्या है कि आपका चालक का तापमान क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, यानी वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओम के नियम निहित हैं, ओम का नियम जो है वो निहित है, तो V = क्या है, IR में निहित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओम के नियम पे देखिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं ना, तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में बोलता है विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक बताइए। विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता। देखिए विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है, हमें पता है I के लिए हमेशा जो मात्रक यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, एम्पेयर यूज किया जाता है। ठीक है, प्रबलता मतलब वही इंटेंसिटी है ना, मतलब कितना अधिक है ये। तो विद्युत धारा मतलब क्या है, विद्युत धारा ही होगी। और हमने क्या बोला, हमें सबको पता है कि एम्पेयर का क्या होता है, SI यूनिट होता है। ठीक है, एम्पेयर का क्या होता है, SI यूनिट होती है, याद रखिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, तो धारा मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है, और अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों में यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए करंट को किस तरह नाप सकते हैं, किस डिवाइस की मदद से नाप सकते हैं। तो हम सबको पता है कि धारा मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वो और कोई नहीं, नॉट एनी अदर, दैट इज ओनली अमीटर। ठीक है, केवल अमीटर ही उसको माप सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का पूछ रहा है, बताइए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मैंने आवेश आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, याद है आप सभी को, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। देखिए यहाँ पे माइनस का 19 कहीं भी नहीं है, तो आपको याद रखना है कि माइनस का 19 भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें तो माइनस का 19 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी डी में भी आ रहा है, तो आप किसी भी ऑप्शन में लगा दीजिए। अगर ऐसा कोई आपको दो क्वेश्चन, आपको दो ऑप्शन सेम दिखाई दें, आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, अगर दोनों सही हैं तो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, सबको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम। देखिए जूल पर कूलाम का मतलब क्या है, जूल मतलब वर्क डन, ठीक है, जूल मतलब वर्क डन, और कूलाम मतलब क्या, कूलाम मतलब चार्ज, और W अपॉन क्यू हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मतलब इसी में हमने शर्मा भी डिस्कस कर लिया था कि V W अपॉन क्यू हमेशा V के बराबर होता है। V मतलब क्या, विभवांतर, और विभवांतर मतलब वोल्ट होता है। आपको पता है विभवांतर का जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखें, विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना क्या कि विभवांतर का जो SI मात्रक है वो हमेशा वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। अब ज्योति तीव्रता मैं आपको बता दूं, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको कैसे नापा जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है वो होता है केवल कैंडेला। क्या होता है, ओनली वन एंड ओनली कैंडेला। समझ में आ रही है बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमें पता है विभवांतर मापना यानी वोल्टेज नापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर को हम किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, और वोल्ट किस में आ रहा है, वोल्टा मीटर में आ रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्टा मीटर लिखा है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, कैसी भी शक्ति हो, चाहे विद्युत हो चाहे मानवीय शक्ति हो, आपको याद रखना है हमेशा उसको किस में नापा जाता है, वॉट में नापा जाता है। ठीक है, न्यूटन को किस में नापा जाता है, बताइए। न्यूटन को नापा जाता है फोर्स के लिए यानी बल के लिए, वोल्ट किसके लिए होता है, विभवांतर के लिए होता है, और जूल होता है आपके एनर्जी यानी ऊर्जा या फिर कार्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, यानी ये पूछ रहा है बताइए Q और T के रेशियो को क्या बोलते हैं। तो हम सबको मालूम है, बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहा है ये आपसे, तो ये क्या होता है, ये आपका I के बराबर होता है, सबको पता है। तो I मतलब क्या, I मतलब विद्युत धारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं वेरी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम तुल्य होता है, एक कूलाम। तो देखिए कूलाम की बात कर रहा है और जूल और एम्पेयर वर्क की बात कर रहा है यहाँ से, तो हमें पता है, देखिए तो जूल एम्पेयर है, जूल एम्पेयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जूल किस में आता है बताइए, जूल लेता है वर्क के लिए, और फिर कूलाम मतलब उसके नीचे अगर हम चार्ज ले लेते हैं तो ये होता है V के बराबर। सबको पता है वाली बात, ये आपका V के बराबर होता है, और अगर ये V के बराबर होता है जूल वर्क, टाइम और पावर, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसके हमारे पास जो बुक में फॉर्मूला वो यही है, जहां पे हम कार्य, आवेश और वोल्ट को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको पता है सबको ये वाली बात, हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे रिलेट करना है तो हमने पता है कि कूलाम की बात करा तो कूलाम को हमें ऊपर लेना पड़ेगा, यानी चार्ज को ऊपर लेना पड़ेगा, और V को हमें W से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V को हमें W से डिवाइड करना पड़ेगा। सबको पता है ये वाली बात, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे, तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, V मतलब क्या, V मतलब होता है वोल्ट, और W मतलब क्या, W मतलब कार्य यानी कि जूल, तो वोल्ट पर जूल, तो वोल्ट पर जूल। यहाँ पे एक में भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट पर जूल कर लेना है ना आपको, तो जूल 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 कहीं भी नहीं है,
तो आपको ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कि भाई ये आपका जो होगा 1 कूलाम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट पर जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आपको इसका आंसर याद रखना है, क्या है, 1 वोल्ट पर जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। देखिए KWH मतलब क्या, KWH मतलब होता है आपका, अगर हम किसी डिवाइस जिसका जो कि 1 घंटे में 1 किलोवाट जो शक्ति होता है, विद्युत शक्ति होता है, उसको अगर वो कंज्यूम करता है तो हम उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, यानी वो उतना शक्ति को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका भाई किलोवाट पर आवर ये क्या है, किलोवाट पर आवर ये शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति आपको कहीं दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, याद रखना है आपको हमेशा, किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्युत यूनिट बराबर होती है, एक विद्युत यूनिट बराबर होती है, किसके विद्युत यूनिट बराबर होती है बताइए। तो एक विद्युत यूनिट का मतलब हो गया कि एक यूनिट जो होता है वो हमेशा याद रखना 1 किलोवाट पर आवर के, 1 किलोवाट पर आवर के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट को अगर जूल में आपको लेके जाना है तो यह भी आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है। पहला आपको ये वाली बात याद रखनी है, फिर आपको ये वाली बात रखनी है 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, जूल में अगर कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी होते हैं। ठीक है, और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो याद रखना 0.23 कैलोरी होती है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जरूर। ठीक, तो इसका आंसर मुझे बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए कितना इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 0.23। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट बना होता है। देखिए फिलामेंट जो हमेशा बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, हमेशा टंगस्टन के तार का बना होता है। टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन जब गर्म होता है तो वो व्हाइट लाइट इमिट करता है, यानी सफेद किरणों को वो प्रवाहित करता है और आपको सफेद क्या मिलती है, सफेद रोशनी मिल जाती है। तो हम देखोगे जो आपको जो बल्ब से जो ज्यादातर जो आपको रोशनी मिलती है वो कैसी होती है, वो सफेद होती है। तो दैट्स वाई हमने क्या बोला, यहाँ पे टंगस्टन का तार का प्रयोग होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, टंगस्टन के तार से बना होता है। और टंगस्टन क्यों यूज करा है, मैंने आपको बता दिया इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके। तो देखो 1 किलोवाट घंटा भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, आप अगर फैक्ट याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वॉट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर याद रखना है आपको कितना होता है, 746 वॉट होता है, 746 वॉट। आप इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, कि 1 जूल में कितने कैलोरी होती हैं, या फिर 1 किलोवाट आवर में कितने यूनिट होते हैं, या 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। आप इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट हैं ये सब याद हो सकते आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो कौन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन आया। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो करना क्या है हमें इसको। तो देखिए हम क्या करते क्या है, हम ना रेंज निकालते हैं कि भाई कहां से कहां तक वो वोल्टेज, वो वोल्टमीटर है वो आपको क्या मिल रहा है, वोल्टमीटर कहां से कहां तक रीडिंग निकाल पा रहा है। अगर आपको वोल्टमीटर का अल्पतमांक निकालना है तो हमें निकालना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना है। किसके लिए, वोल्टमीटर के लिए। फॉर्मूला क्या है इसका, आपको याद रखना है कि जो भी आपको स्केल दे रखा है उसका डिफरेंस निकालना है। तो कितना, देखिए कितना ये निकाल रहा है डिफरेंस, तो 1 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में भी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 1 और 0 वोल्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। और किससे डिवाइड करना है हमें, हमेशा हम इसके डिवीजन से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन कितने दे रखे हैं यहाँ पे बच्चों, डिवीजन दे रखे हैं 20। ठीक है, 20 डिवीजन दे रखे हैं। तो देखिए 1 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 0 का डिफरेंस आता है 1 और नीचे क्या है 20। और 1/20 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके बताइए 0.05। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, 0.05 आपको सीधे सीधे इसका आंसर लिखना है। तो 0.05 इज द लीस्ट काउंट फॉर ए वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टेज वहां पे आ जाएगा और
0.05 और 0.05 बताइए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 0.05। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है। तो देखिए एक माइक्रो एम्पियर बता देता हूं मैं आपको, एक मिली एम्पियर में कितना होता है। मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 10⁻³ एम्पियर। फिर पूछता है आपसे बताइए एक माइक्रो में कितना होता है। तो एक माइक्रो एम्पियर में याद रखना है आपको 10 की पावर, इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो पढ़ते हैं, इसको माइक्रो पढ़ते हैं इसको, और इसको क्या पढ़ते हैं, मिली पढ़ते हैं। ठीक है, आप दोनों में मतलब डिफरेंस याद रखिएगा। ये मिली होता है आपका और ये क्या होता है, माइक्रो होता है आपका। ठीक है, माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये 2 यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है एम्पियर की। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए आपको जो वोल्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सबको कि जो वोल्ट का फॉर्मूला होता है वो W/Q होता है, और W होता है जूल और नीचे होता है कुलाम, तो ये बन जाएगा आपका जूल पर कुलाम। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, रिपीटेड मतलब ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझाना है नहीं इसमें, याद रखना है जूल पर कुलाम। आगे बोलता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत करता है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत करता है। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, बट आपको देखिए इसको आंसर को समझ लेना है। अभी ये जो आपका क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस यही पूछ रहा है कि भाई बताइए कौन सा रिलेशन इसमें सही है, कौन सा संबंध इसमें सही है। तुमने देखा था कि पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था, दूसरा v²i, तो सही पूछ रहा है ना, इसमें सही वाला पूछा है, तो हमने बोला है ए वाला सही है आपका। ठीक है, I²R जो होता है वो क्या होता है, पावर, विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें पता है V=IR इज ऑलवेज ट्रू, बाकी सारे रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ओम का नियम किसने दिया। यस, ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया, लेकिन ओम का नियम दिया किसने, ये भी आपको याद रखना है। और वो किसने दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है। पूरा नाम नहीं लिखा गया यहाँ पे, अगर पूरा नाम लिखता तो अब तुरंत पकड़ लेते। तो उसने आधा नाम दिया है जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन, पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। तो आपको याद रखना है कि ओम का जो जन्म दिया है वो दिया है कि साइंटिस्ट ने, जॉर्ज साइमन ने दिया है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अवयव को कहते हैं, क्या कहते हैं अवयव को, आपको याद रखना है परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना, जब भी किसी डिवाइस परिपथ में आपको विद्युत धारा को क्या करना है, आपको नियंत्रित करना है, तो आपको लोग कुछ प्रतिरोध यूज करना पड़ेगा, परिवर्ती प्रतिरोध यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो एम्पेयर एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। देखिए जब भी एम्पेयर में हम तार की लंबाई के साथ छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ मतलब क्या है, हम उसकी लंबाई को कभी बढ़ा देंगे कभी घटा देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला कि दुगनी कर देते हैं, तो जब भी हम दुगनी करेंगे तो याद रखना है आपको, हमेशा वो पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा आधा हो जाएगा। ठीक है, दुगना करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, पहले के मुकाबले आधा हो जाएगा। अगर तिगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले 1/3 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए अगर मैं 4 गुना कर दूं, उसको 4 गुना कर दूं तार की लंबाई को, तो क्या हो जाना चाहिए, वो 1/4 हो जाएगा। सबको पता है, बट हमने क्वेश्चन पूछा क्या कि दुगनी करने पर क्या होना चाहिए, तो दुगनी करने पर ऑप्शन नंबर सी आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। व्यवहारिक मात्रक यानी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो मात्रक क्या है, तो आपको याद रखना है ये होता है किलोवाट आर। और जो किलोवाट आर है वो कहीं किलोवाट आर यानी वॉट पर घंटा। अब देखिए वॉट के साथ एक घंटा नहीं लेते, याद रखिएगा। वॉट अगर आपने पावर आपको वॉट में दे रखी है तो आपको सेकंड का यूज करना है टाइम के लिए, और अगर किलोवाट में दे रखी है तब आप घंटे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किलो घंटा नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूनिट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोवाट आर में 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर आंसर ना, सबसे बेस्ट जो आंसर वो क्या है, वो आपका क्या है, यूनिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा बताइए। तो बोलता है कि जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पेयर। जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पेयर की बात कर रहा है, जूल इज इक्वल्स टू कूलम इंटू वोल्ट की बात कर रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए इसके लिए। तो देखिए आपको पता है जो आपका वर्क होता है वो होता है वर्क अपॉन क्यू, जो होता है वो क्या होता है, वी के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को अगर आपको लिखना हो डब्ल्यू के टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे आप इसको, वी इंटू क्यू लिख देंगे। वी मतलब क्या, वोल्ट, वी मतलब क्या, वोल्ट, इसकी ऐसा ही मात्रक है। क्यू मतलब क्या, कूलम, इसकी ऐसा ही मात्रक है, और ये बन जाएगा आपका वोल्ट कूलम। तो कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वोल्ट इंटू
कुलाम, वोल्ट इंटू कुलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है जो वर्क होता है हमारा जूल में होता है, ये जूल में है, और बाकी ये हमारे वोल्ट इंटू कुलाम में हो गए। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है? तो आपको इसका ऑप्शन भी याद रखना है। चलिए क्लियर है। आगे पूछता है कि कांच और रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि में होती है? देखिए हमें पता है जो भी आपका सुचालक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चालक, सुचालक बोलते हैं। उसमें आपका जो प्रतिरोध होता है वो कम से कम होता है, और जो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर होते हैं जैसे कि कांच और रबड़ की, या फिर आपका बोले तो प्लास्टिक हो गया, इन सब की जो विद्युत इनकी प्रतिरोधकता होती है वो ज्यादा होती है ना। तो कितनी होती है? रेंज आपको याद रखना है कितना होता है, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर होता है। इसको आपको एक फैक्ट बना के इसको लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में याद रहे। ठीक है, वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े आपको। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। क्या यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, आर की वैल्यू बात दे रखी है हमें यहाँ पे कितनी, 1200 ओम दे रखी है, और क्या दे रखा है हमें, वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है बच्चों। ठीक है, 220। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, विद्युत धारा क्या होगी? तो विद्युत धारा क्या होनी चाहिए यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा V अपॉन आर। ओम के नियम से पता है भाई, आई का हमारा हमेशा V अपॉन आर के रेशियो के बराबर होता है। अब V जो है वो है 220, ओम कितना है 1200, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना आएगा, ऊपर आ गया 11 और नीचे कितना आ रहा है 120 आ रहा है। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका डिवाइड करके कितना ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा 0.18 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, 0.18 एम्पियर के आसपास आएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितनी धारा लेगा? यानी कि V दिया है और पावर दे रखा है 100 ओम, और पूछ क्या रहा है आपसे, I की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, I की वैल्यू पूछ रहा है। अगर I की वैल्यू पूछा तो बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे क्या, I अगर हमसे पूछा है तो I हमें पता है होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। देखिए I पूछ रहा है आपसे, तो P का फॉर्मूला होता है V इंटू I। तो अगर I को हम निकाले यहां से तो बनेगा P अपॉन V। P कितना 100, V कितना 220, डिवाइड करें कितना आएगा बताइए, डिवाइड करने पर ये आ रहा है आपका 5/11, और 5/11 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये I पूछ रहा है आपसे, तो 0 पॉइंट समथिंग ये आपका आ जाएगा 0.5 P अपॉन V। ठीक है, सॉरी प्रतिरोध पूछ रहा है ना ये हमसे, सॉरी प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो रेजिस्टेंस निकालना काफी आसान है। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस हमसे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है, रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, V अपॉन में I। ठीक है, V अपॉन में I होता है रेजिस्टेंस। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो हमें पता है I निकालना अगर होगा मैं, तो I इक्वल्स टू हमारा होता है V इंटू आर। ठीक है बच्चों, समझ में, सॉरी V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है, I अगर I निकालना है तो I क्या हमारा होगा, V अपॉन में R हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या क्या निकालना है, V दे रखा है 220 और R दे रखा है कितना 100। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, ये आएगा आपका 2.2 एम्पेयर। 2.2 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ये से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलाम आवेश, क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें पता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज के अंदर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि होती है बताइए? तो विद्युत विभव आपको याद रखना है, ये हमेशा एक अदिश राशि होती है। अगर रीजन जानना चाहते हैं तो रीजन भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए हमारे पास जो आपका V का फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन Q। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू W इंटू 1 अपॉन Q। ये कैसी राशि है? ये राशि आपकी अदिश। W कैसा होता है? W हमेशा अदिश होता है। Q भी कैसा होता है? Q भी ऑलवेज हमेशा क्या होता है? अदिश होता है। और दो अदिशों की आप मल्टीप्लाई करेंगे और मजाल है आप दो अदिशों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मजाल है कि कभी सदिश आ जाए। तो अदिश अदिश की मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है? ऑलवेज हमको एक अदिश राशि मिलती है, यानी कि विद्युत विभव भी अदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है?
वोल्ट मीटर, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, हमेशा समांतर श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। बात तो वोल्ट मीटर ही कर रहा है, तो वोल्ट मीटर के लिए हमको याद रखना है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रेणी अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? मैंने आपको रीजन बताया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, याद करिए क्या बताया था मैंने। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हम प्रतिरोध को कम से कम कर सके, कम से कम प्राप्त कर सके, जिससे हमें करंट की वैल्यू एक्यूरेट मिले। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें कम से कम प्रतिरोध प्राप्त होगा तभी हम एमीटर को में करंट की वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। देखिए उष्मा में बदलना है विद्युत ऊर्जा को, तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें बताइए। तो परिपथ का वह गुण, तो परिपथ का वह गुण जो उष्मा में बदल देता है, तो हीटिंग इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है, आपके जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, नहीं सॉरी और भी होता है, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो गर्म क्यों होते हैं? वो गर्म केवल और केवल प्रतिरोध की वजह से ही होते हैं। तो जो उष्मा का प्रभाव देखने को मिलता है वो केवल और केवल प्रतिरोध की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? इसका रीजन मैंने आपको बताया था, ताकि आपको प्रतिरोध क्या हो, अधिक से अधिक मिले, जिससे कि क्या मिल सके आपको, करंट की वैल्यू क्या मिल सके, करंट की वैल्यू आपकी अफेक्ट ना हो और आप वोल्टेज की वैल्यू को एफिशिएंटली निकाल पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए दो तरह की धाराएं होती हैं, कौन कौन सी? एक डीसी और एक एसी। डीसी मतलब दिष्ट धारा, दिष्ट धारा में केवल एक दिशा होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है, कई दिशाएं होती हैं। लेकिन दो दिशा की बात करें तो दो दिशाएं कहां पे हो सकती हैं? तो एक दिशा केवल दिष्ट में होती है, और दो दिशा की अगर बात करेगा तो किसमें पॉसिबल है? केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए पॉसिबल है। ठीक है, किसके लिए पॉसिबल है? केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को बात ये वाली? चलिए तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश जिसमें अच्छे से प्रवाह कर जाएं उसी को तो सुचालक बोला जाता है ना, कंडक्टर, यानी कि जिसमें आप आसानी से आप करंट को पास करा सके, तो सुचालक इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? भाई समांतर देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो हैं, क्या दो प्रतिरोध है, एक 2 एम्पेयर का है और एक किसका है, एक मान लेते हैं हमारे पास 1 एम्पेयर का है। ठीक है, दो हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है, एक R1 है, एक R2 है, एक 2 ओम का, एक 1 ओम का है। अगर हम इसका समांतर श्रेणी में निकालें, समांतर के लिए निकालें, सॉरी श्रेणी क्रम के लिए निकालते हैं, तो श्रेणी क्रम में जो इसका समतुल्य है, यानी कि जो इसका RS आएगा वो कितना आएगा बताइए? तो हमें पता है R1 प्लस R2 आएगा, और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 ओम आएगी। किसके लिए? समांतर श्रेणी क्रम के लिए। और अगर हम समांतर के लिए निकालें, समांतर के लिए अगर हम निकालें तो उसको लिखेंगे RP। RP कितना आएगा बताइए? यह आएगा आपका R1/R1 प्लस 1/R2, तो यह आएगा आपका 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? आपको इससे लिखेंगे 3/2 के बराबर, और पलटेंगे इसको, पलट के आप क्या लिख सकते हैं इसको? पलट के आप इसको लिख सकते हैं क्या? RP इज इक्वल्स टू 2/3 ओम। अब 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है 0.666 समथिंग होता है ये, यानी क्या हो गया? ये जो आपका समतुल्य जो आपको प्रतिरोध मिल रहा है वो क्या है? वो आपके 1 और 2 से भी छोटा है। अब देखिए इन दोनों सबसे छोटा कौन सा? 1 है, और उससे भी छोटा क्या मिल गया आपको? 0.66, यानी कि समतुल्य मिल गया। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम से कम करना है तो आप उसको कैसे में जोड़ेंगे? हमेशा समांतर में जोड़ेंगे। आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप उसमें कैसे जोड़ेंगे? आपको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध क्या होगा भाई? समांतर में हमेशा क्या होता है? अगर आप संख्या घटाते प्रतिरोधों की तो वो हमेशा घटेगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि संख्या घटाने पर, पहले हमने 10 ले रखे थे हमने प्रतिरोध, अब उस जगह पे हम 5 लेंगे तो क्या होगा? 5 लेने पे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। बाकी मैंने समतुल्य के आपको बता ही दिया है कि कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है स्टूडेंट्स? किस पे निर्भर करता है? तो हमें पता है इसका जो R का फॉर्मूला है वो होता है ρL/A। ठीक है, आपको R = V/I नहीं लेना, क्योंकि उसमें V और I दोनों क्या होते हैं? एक साथ बढ़ते घटते हैं, तो उस पर डिपेंड नहीं करता कभी भी। तो आपका जो प्रतिरोध होता है वो किस पे होता है? वो L और A पे डिपेंड करता है। L को बढ़ाने से R बढ़ जाता है। ठीक है,
एल को बढ़ाने से आर बढ़ जाता है, और ए को बढ़ाने से आर क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रखना है ना, ए को बढ़ाएंगे तो आर घट जाएगा। ठीक, अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में बोला कि चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। देखिए चालक की लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक। चालक के एक मिनट, हाँ, प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। चालक के तापमान पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, तापमान पे भी डिपेंड करता है ना, प्रतिरोध आपको डिपेंड करता है तापमान पे भी, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक होगा। और चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पे करता है, तो धारा पे तो अभी करता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे से काट के आप लिख लीजिए, है ना, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तीनों ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो आपके ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट, ठीक है। तीनों पे डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए तांबा भी अच्छा चालक होता है, सोना भी अच्छा चालक होता है, और आपका चांदी भी अच्छा चालक होता है। ये तीनों ही यहाँ पे क्या है, बेहतर चालक होते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें वो भी अच्छा चालक होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन ठीक दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं क्या, उपयुक्त सभी। फिर से उपयुक्त क्या है, सभी आंसर जो है आपके वो क्या है, ठीक है। तो आप इसको उपयुक्त सभी लगा लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर किसी प्रतिरोध की विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे अति चालक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अति चालक। अति निम्न ताप से समझ लेना कि अगर अति निम्न ताप की बात कर रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अति चालक समझ लेंगे, ठीक है ना, अति चालक बोल देंगे। इस वर्ड से समझ आना कि अगर चाप में आपके अति निम्न ताप की बात करें तो आपको अति को पकड़ना है और उसको आगे लगा देना है चालक, तो आपका आंसर हो जाएगा अति चालक, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.62 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। अभी दो ऑप्शन आपके ठीक है, ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो आपको आंसर सेम दिखाई दे, दो ऑप्शन आपको सही दिखाई दे, तो आप दोनों में कोई सा भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन डी भी ठीक हो सकता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लगा दे। अगला क्वेश्चन देखें, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो देखिए अगर मैं बोलूं तो ये होती है 2.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। एनसीईआरटी में माइनस का 8 दिया रखा है, तो आपको याद रखना है कि कितना होता है, यहाँ पे -8 होना चाहिए, ठीक है ना, -8। आप ठीक कर लीजिएगा इसको। और ये इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता है तो उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 को हमने ठीक कर लिया। आगे देखिए, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को, यानी कि वर्क और क्या टाइम, ये हमेशा पावर के बराबर होता है। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वॉट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। देखिए समान भौतिक राशि की बात कर रहा है ये, तो बताइए कैसे देखेंगे इस चीज को। तो जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है। तो याद रखिएगा, जब भी हम श्रेणी क्रम में वस्तुओं को जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो उस केस में करंट को हम क्या करते हैं, समान रखते हैं। और जब हम उसको पैरेलल जोड़ते हैं यानी कि समांतर में जोड़ते हैं, तो वहां पे क्या समान होता है बच्चों, विभवांतर समान होता है। तो क्या रखना है, समांतर के लिए क्या सेम होगा, समांतर के लिए हमेशा वोल्टेज सेम होगी। और आपका सीरीज में हमेशा, यानी कि श्रेणी क्रम में हमेशा क्या सेम होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। तो उसने यही पूछा कि श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, तो हमने बोला करंट सेम होता है जी। और करंट आंसर इज द विद्युत धारा, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, बीओटी यूनिट क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जो आपका एक यूनिट जो आपकी एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एक यूनिट आपकी जो होती है वो किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब अगर आप बात करें तो कांच का ही बना होता है। आपकी नॉर्मल जो आपकी एलईडी बल्ब आती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, कवरिंग उसकी प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक और ये सब आपका लोहा वोहा नहीं यूज होगा यहाँ पे। आपको याद रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी काट देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं टंगस्टन, ठीक है बच्चों। टंगस्टन आपको याद रखना है, टंगस्टन होता है, ठीक है ना। तो टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। विद्युत बल्ब हमेशा टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना है, विद्युत बल्ब में हम ऐसी गैस भरेंगे जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, उसका फिलामेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो।
फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन जब गर्म होता है तो उसको क्या होता है, हीटिंग मिलने पर क्या होता है, वो जल्दी से रिएक्ट करना चाहता है, वो जल्दी से क्या करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है। अगर उसके आसपास अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या कर जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो टूटे ना और हमारा बल्ब क्या करे, लंबे से लंबे टाइम तक चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक ऐसी गैस भरते जो कैसी हो, निष्क्रिय हो, जैसे कि नियोन हो गई आपकी, ठीक है, या आपकी हीलियम गैस हो जाएगी। तो ऐसी भी आप जो भी ये आपकी नोबल गैसेस होती है उसको हम फिल करते हैं, और नोबल गैसेस को हम बोलते हैं निष्क्रिय गैसेस, ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन धातु का गलनांक क्या होता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दे रखे, है ना, ऑप्शन जो आपके एक्यूरेट नहीं दे रखे। 2000 है, 2500 है, 4000 है और 3000 है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होता है वो पता है कितना होता है, वो होता है आपका 3414 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 3414 डिग्री सेल्सियस का करेक्ट आंसर होगा। बट सबसे जो इसका पास में जो आप सबसे आंसर को कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर इस तरह का नहीं दिख रहा है तो जो सबसे पास में दिखाई दे रहा है आप उस आंसर को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्यूरेट इसका ये है और आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? देखिए नाइक्रोम का मतलब आप समझ लेते हैं। नाइक्रोम में 3 तरह के आपके अवयव देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? मैंगानीन, दूसरा निकल, और तीसरा क्या है, क्रोमियम होता है। ठीक है, मैंगानीन, निकल और क्रोमियम होता है। मैंगानीन कम से कम बहुत कम यूज होता है उसमें, ठीक है, यानी कि 1 से 2% तक यूज होता है। बाकी जो ज्यादातर मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, निकल और क्रोमियम की होती है। तो इसका आंसर क्या याद रखना है आपको, निकल एवं क्रोमियम से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पता है हम उसमें फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज का यूज क्यों होता है? ताकि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमें उसका पता चल जाए और वो पूरा का पूरा घर में कोई भी इस तरह की मतलब फायर ना लगे, कोई आग ना लगे, उससे वो क्या करता है, फ्यूज आपको बचा लेता है। ठीक है, तो फ्यूज का काम क्या होता है, उसकी सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध देखिए अलग अलग होता है, इसमें ऑप्शन एक भी ठीक नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, आपको याद रखना, 1 लाख ओम से कितना होता है, 10 लाख तक होता है। ठीक है, 1 लाख ओम से कितना होता है, 10 लाख तक होता है। ये 10 लाख ओम तक होता है, ये प्रतिरोध होता है किसका, मानव का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है इतना, कब, जब वो सूखा होता है, ड्राई होता है ना, ड्राई केस में क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है। इसमें तो कोई सा भी आपका ऑप्शन नहीं मैच करता है, आपको इसका फैक्ट याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हमारा शरीर का गीला होता है तब प्रतिरोध कितना होता है? देखिए जब शरीर जब गीला हो जाता है ना तब प्रतिरोध क्या हो जाता है आपका, प्रतिरोध तब उसमें क्या हो जाता है, गीले में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध जब कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो याद रखना आपको, वो हो जाता है फिर आपका 1000 से लेकर 1000 ओम से लेकर 10,000 तक होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1000 से लेकर 10,000 ओम तक उसका फिर प्रतिरोध हो जाता है। यानी बहुत, देखिए कितना कम हो गया प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, करंट अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो बताइए कौन सा विद्युत का सुचालक होता है इसमें? तो हमें पता है ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत इजी है। अगला देखिए, अमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से हम हमेशा नापते हैं धारा को, और वोल्ट मीटर से हमेशा नापते हैं हम किसको, विभवांतर को, यानी वोल्टेज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिली एम्पियर मैंने आपको बताया था कितना होता है, हमेशा 10⁻³ जूल के एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमने देख लिया है। अगला देखिए, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो मैं आपको बताया था अमीटर को सीरीज में जोड़ा इसलिए जाता है ताकि वो क्या कर सके, कम से कम प्रतिरोध परिपथ में अपना दे सके, है ना, और करंट को एफिशिएंटली ला सके। तो हमने क्या बोला, क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम लिखेंगे बहुत छोटा होता है। ठीक है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य होता है, देखिए रियोस्टेट मतलब क्या है, रियोस्टेट आपका एक ऐसा प्रतिरोध होता है जो कि आपके धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, और वो कभी भी अच्छा मतलब मापने का मतलब नियंत्रण करने का काम, उसको नियंत्रित करता है धारा को। अगर कोई चीज को नियंत्रित करेगी तो क्या कर सकती है, बढ़ा के भी नियंत्रित कर सकती है और घटा के भी नियंत्रित कर सकती है। जहां जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की वहां बढ़ाएगा, और जहां जरूरत पड़ेगी घटाने की वहां पे घटाएगा भी। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वृद्धि या कम करके उसको नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मुझे बताइए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में? तो मैं पता है एक ऐसा पदार्थ यूज किया जाएगा जिसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी से वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो।
और इन सभी वायर्स में से सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किस वायर की होती है? नाइक्रोम वायर की होती है। नाइक्रोम वायर को बनाया इसलिए गया है ताकि वो क्या कर सके, उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक हो, जिससे वो हीटिंग इफेक्ट हमें अधिक से अधिक दे और हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमें क्या मिले? गर्मी मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। तो क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है। कार्य करने की जो दर होती है उसको बोलते हैं शक्ति और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये वाला भी हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, जूल पर कूलाम बराबर होता है किसके? तो जूल पर कूलाम बराबर होता है, हमेशा हमें याद रखना है, वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, जूल पर कूलाम, वर्क और चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज किसके बराबर? वी के बराबर होता है, वी मतलब वोल्ट, और वोल्ट के बराबर हमने लिख दिया है। ठीक है, अगला देखिए भाई, यदि किलोवाट मात्रक है, किलोवाट पर आवर किसका मात्रक होता है? तो हमें सबको पता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वेरी वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। अगले में बोलता है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, लेकर 2 और 3 वाला एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया था कि ये हमेशा समांतर श्रेणी में हमेशा वो आपका कम हो जाता है, तो प्रतीक प्रतिरोध से हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा? समांतर में हो तो प्रतिरोध कैसा होगा? प्रतीक प्रतिरोध से कम होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक एमीटर के शून्य से 0 से लेकर 2 एम्पियर के बीच कितने विभाग है? 20 विभाग है। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि 2 एम्पियर और 0 एम्पियर का आप डिफरेंस निकालिए, उसको आप उसके डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये आएगा 0.01 आ जाएगा ना ये। ठीक है बच्चों, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.1 एम्पियर देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, बी दे रखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए 0.1 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? देखिए, जलीय घोल में या बोले तो वाटर सॉल्यूशन में अगर आप पानी में नमक मिला देते हैं तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके अंदर 2 विपरीत आवेश क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करते हैं, यानी कि आवेश को कैरी करते हैं। और वो अगर आवेश को कैरी करेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम धनावेश एवं ऋणावेश दोनों को विपरीत दिशा में गति की वजह से यहाँ पे हमें धारा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। बोलता है कि एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा क्या होगी? देखिए, तो जो V है यहाँ पे वो कितना है? 100 वोल्ट है। ठीक है, और ये बात कर रहा है विद्युत धारा की बात कर रहा है, यानी I की बात कर रहा है। और हमें क्या दे रखा है? पावर भी दे रखा है, कितना? 100 वोल्ट दे रखा है पावर इसका। तो अगर हमें पता है जो आपका I होता है वो हमारा P/V के बराबर होता है। ऐसी क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो हमने बोला कि ये आपका जो P है वो 100 है, V भी कितना है आपका? 100 है, दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 1 एम्पियर के बराबर आपका करंट प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत बल्ब के फिलामेंट क्या द्रव्य होता है? द्रव्य नहीं होता है, क्या होता है? धातु होता है ना, कि धातु होती है, धातु होती है। ठीक है, धातु होती है। कौन सी धातु होती है भाई? क्या फिलामेंट की धातु किस चीज की बनी होती है? टंगस्टन की बनी हुई होती है। सबको ये बात पता होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस अब रिपीटेड हो रहे हैं सारे। ठीक है, आपको याद रखना है, हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने पूरे वीडियो को देखा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, लिख के आप उसको रीड कर सकते हैं, आपको पेपर में इससे मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।